हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्व इन स्टडी में। आज हम क्लास 8 भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर 6 मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। मानव संसाधन चैप्टर में जो कुछ मुख्य बिंदु है उनके बारे में जानेंगे, जैसे मानव संसाधन क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या होते हैं, और जनसंख्या संगठन क्या होता है, और जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। तो आइए हम इनको एक एक करके जान लेते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? किसी भी देश के वहां पर रहने वाले लोग ही सबसे बड़े संसाधन होते हैं, या कह सकते हैं हम लोग ही किसी भी देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, क्योंकि प्रकृति की देन तब ही महत्वपूर्ण होती है जब वह मानव के लिए या लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग ही किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। क्योंकि प्रकृति की देन तब ही महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। हम कह सकते हैं कि मानव अपनी आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर ही संसाधनों में परिवर्तन करता है। कि हम इसी एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि मानव संसाधन कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमारे भारत सरकार में एक मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया है, जिसको 1985 में बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था। भारत सरकार में मानव संसाधन मंत्रालय 1985 में बनाया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो काम था वो लोगों के अंदर कौशल को विकसित करने के लिए था, क्योंकि लोग अपने कौशल से अनेक तरह के संसाधनों का विकास कर सकते थे। तो हम इसी हिसाब से देख सकते हैं कि मानव संसाधन कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। अब जो मानव संसाधन
मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अभी हाल ही में उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, क्योंकि 1985 से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। बेसिकली जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है वो शिक्षा और जितने भी कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उनकी देखभाल करता है, उनको फंड रेज करता है। दूसरा जो हमारा बिंदु है उसको देख लेते हैं, जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण क्या होता है? जनसंख्या का वितरण हम भूभाग पर किसी भूभाग पर या भूपृष्ठ पर रहने वाले अलग अलग लोगों की संख्या को हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। किसी भी भूपृष्ठ पर यानी हमारी भूपृष्ठ पर रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। मैं लिख के बता देता हूँ। भूपृष्ठ पर रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग जगह पर, हम इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, अलग अलग जगह पर भूपृष्ठ पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का वितरण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो 70% जनसंख्या है वो हमारे भूभाग के केवल 30% क्षेत्रफल पर ही रहती है। सत्तर % पूरा लिख देते हैं। विश्व की जनसंख्या का 70% पृथ्वी के 30% भूभाग पर ही रहता है। विश्व की जनसंख्या का 70% भाग जो हमारी पृथ्वी के 30% भूभाग है उसी पर रहता है। जो हमारा हम एक डायग्राम के माध्यम समझ लेते हैं। ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। जो जनसंख्या का वितरण है वो दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। जो रहने वाले लोगों की संख्या है वो दक्षिण गोलार्ध में कम है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी का अधिकांश जो भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण वहां में जो जनसंख्या का वितरण है वो अधिक है। अगला पॉइंट समझ लेते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो एक इकाई क्षेत्र पर या क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को
जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये हमारे जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है कि एक इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हमारे पूरे विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो लगभग 51 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। जो हमारे पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 51 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 51 व्यक्ति रहते हैं। और जो हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, हमारे पूरे विश्व का जो जनसंख्या घनत्व लगभग 51 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, और जो हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो हम देख लेते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। प्रभावित करने वाले कारक थे जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वो दो कारक होते हैं। एक है भौतिक कारक, एक होते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक। पहला कारक है हमारा भौतिक कारक और दूसरा कारक है हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। भौतिक कारक में क्या क्या हो सकते हैं? हमारी स्थलाकृति, हमारी जलवायु और हम कह सकते हैं जल, और कह सकते हैं मैदान स्थलाकृति में आता है बेसिकली। ये हमारे जो भौतिक कारक है। स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है? स्थलाकृति हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो स्थल है वो समान नहीं है, अलग अलग है। कहीं ऊंचा, कहीं की ऊंचाई अधिक है, कहीं समान मैदान है, समतल है, कहीं गहराई है। तो स्थलाकृति जैसे मैदानों में रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर परिवहन के साधन अच्छे होते हैं, वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, वहाँ खेती करना आसान होता है, वहाँ जीविका जो उपार्जन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जबकि पर्वतों पर जो वहाँ की जलवायु भी काफ़ी अलग होती है, कष्टकारी होती है, वहाँ पर जीवन यापन करना इतना आसान नहीं होता, बार बार वहाँ से आना पड़ता है, ऋतु प्रवास करना पड़ता है। और यहाँ पर जलवायु के बारे में तो मैंने बताया था। जल के बारे में लोग ज़्यादातर जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ रहना पसंद करते हैं, जैसे नदी के किनारे क्योंकि जल की पर्याप्त मात्रा होती है। वो जल की पर्याप्त मात्रा होने के कारण वो अपनी खेती वगैरह कर सकते हैं, और भी जो जल संबंधित कार्य होते हैं वो आराम से कर सकते हैं क्योंकि जल के बगैर तो कुछ है ही नहीं। और हम मैदान के स्थलाकृति में आ गया था। मैदानों में इसलिए रहना पसंद करते हैं कि वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं वगैरह कम होती हैं, और मतलब वहाँ पर कृषि योग्य भूमि होती है और परिवहन के अच्छे साधन होते हैं। और सामाजिक आर्थिक कारण कैसे प्रभावित करते हैं इनको देख लेते हैं। सामाजिक कारक के बारे में ध्यान देते हैं। पहले सामाजिक कारक,
सामाजिक कारक, लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा जो होती हैं वो हमें शहरों में अधिक मिलती हैं गांव की अपेक्षा। सांस्कृतिक कारक कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में जान लेते हैं। सांस्कृतिक कारक, जो सांस्कृतिक कारक होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी धार्मिक नगरी होती हैं या सांस्कृतिक स्थल होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में हरिद्वार हुआ, प्रयागराज हुआ, और प्रयागराज हुआ, संगम जो प्रयागराज है, या बनारस हुआ, तो यहाँ पर जो धार्मिक नगरी होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ की भूमि को पवित्र मानते हैं और यहाँ पे अच्छा महसूस करते हैं। वाराणसी, हरिद्वार, वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, लोग ऐसे स्थानों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम विदेशों में भी जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे वेटिकन सिटी एक पवित्र स्थान है, यरूशलेम, ये यहाँ पर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा कारक हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, जहाँ पर रोजगार अधिक होता है लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पर रोजगार अधिक हो, अधिक मिले, उद्योग, जहाँ पर ज़्यादातर देखेंगे कि उद्योग क्षेत्र होगा वहाँ पर लोगों को रोजगार जो है आसानी से मिल जाता है। रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र, तो ये कुछ हमारे कारक थे जो हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब तीसरा पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन कैसा हो सकता है? जनसंख्या में परिवर्तन कैसा आ सकता है? जनसंख्या में परिवर्तन हम देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक आता है। जन्म दर और मृत्यु दर, जो जन्म दर होता है और मृत्यु दर होता है, ये हमारी जनसंख्या में परिवर्तन लाते हैं। यदि किसी वर्ष जन्म दर अधिक हुई और मृत्यु दर कम हुई तो हम मान लेते हैं कि वहाँ की जनसंख्या बढ़ी है, उनकी जनसंख्या में प्राकृतिक रूप से वृद्धि हुई है। यदि हम किसी वर्ष देखते हैं कि मृत्यु दर अधिक हुई है और जन्म दर कम हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या में कमी हुई है, जनसंख्या का ह्रास हुआ है। यदि किसी वर्ष हम देखते हैं यदि जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी, यदि मृत्यु दर अधिक होगी तो मतलब कि मृत्यु दर जनसंख्या में कमी होगी। यदि जन्म दर और मृत्यु दर किसी वर्ष बराबर रहती है, यदि किसी वर्ष जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होती है तो हम ये मान लेते हैं कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो मृत्यु दर होती है वो किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर करती है। जिस देश की जितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वहाँ पर मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। भले ही वहाँ पर जो जनसंख्या दर होती है वो ज़्यादा ना हो, जनसंख्या दर कम भी है लेकिन मृत्यु दर वहाँ पर कम होती है, तो वहाँ पर फिर भी जनसंख्या इतनी जल्दी कम नहीं होती, जनसंख्या का ह्रास नहीं होता है। हम कह सकते हैं प्रवास भी हमारे
जनसंख्या को प्रभावित करता है, जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। प्रवास क्या होता है? प्रवास जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं तो उसको प्रवास कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास दो तरह का होता है, एक होता है आप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास। हम आप्रवास और उत्प्रवास को समझ लेते हैं। आप्रवास जब किसी देश में लोग आते हैं, तो उसे आप्रवास कहा जाता है। जब किसी देश में लोग आते हैं तो उसे आप्रवास कहा जाता है। और जिस देश से लोग जाते हैं, जिस देश से लोग चले जाते हैं उसे उत्प्रवास कहा जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं आप्रवास का जनसंख्या पे कैसे प्रभाव पड़ता है। जिस देश में आप्रवास होगा वहां की जनसंख्या बढ़ेगी, जिस देश में आप्रवास होगा वहां की जनसंख्या बढ़ेगी, और जिस देश में उत्प्रवास होगा वहां की जनसंख्या घटेगी। जिस देश में उत्प्रवास होगा वहां की जनसंख्या घटेगी। आइए अगला जो हमारा बिंदु है ये है जनसंख्या के संगठन कैसे होते हैं। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन का मतलब बेसिकली किसी भी देश में स्त्री और पुरुषों की संख्या से होता है। जनसंख्या संगठन का मतलब उस देश की स्त्री एवं पुरुष की संख्या से होता है। तो वहां पर मतलब कि उस देश में स्त्री और पुरुष किस रूप में रहते हैं या किस रूप से कार्य करते हैं। किसी भी देश के विकास में महिला की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी देश के विकास में, क्योंकि महिलाएं ही किसी भी बच्चे को बड़ा करती हैं, उसको संस्कार देती हैं, उसके अंदर कौशल का विकास करती हैं। जिस देश में महिलाओं की भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी वो देश उतना ही ज़्यादा विकास करता है। आइए अब हम जान लेते हैं जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। जनसंख्या पिरामिड जो होता है वो संगठन का ही भाग, जनसंख्या संगठन का ही भाग होता है। जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड जो होता है वो संगठन का ही भाग होता है। जनसंख्या पिरामिड से हम ये अनुमान लगाते हैं, ये पता चलता है कि वहाँ पर किस उम्र में कितने लोग रहते हैं, कि वहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है, युवाओं की संख्या कितनी है, वहाँ पर वृद्ध लोग कितने हैं। ये जनसंख्या पिरामिड से इस चीज़ का पता चलता है। हम एक मोटे तौर पर आंकड़ा लगाते हैं कि उस देश में किन लोगों की जनसंख्या अधिक है। हम जैसे देख लेते हैं अपने पिरामिड कुछ इस तरह के होते हैं। मैं रफली बना के देख रहा हूँ थोड़ा सा। थोड़े छोटे बना देता हूँ। यदि हम इधर का भाग पुरुषों का मान लें और इधर का भाग स्त्रियों का मान लें, स्त्री, और ये हमारी उम्र की सीमा रख दें, उम्र
कि मान लेते हैं 0 से 2, 0 से 6, सॉरी 2 से 6, 6 से 15, 15 से रख देते हैं 30, और 30 से रख देते हैं यहाँ पर हम 50, और यहाँ पे 50 रख देते हैं 80 या 70। तो यदि हम इस तरह से देखें तो इस तरह से ये जनसंख्या का पिरामिड कहलाता है। ये यहाँ पर 0 से 2 वर्ष के बच्चों की संख्या को दर्शा रहा है जो कि सबसे ज़्यादा है। फिर 2 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या को दर्शा रहा है। मतलब कि इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण कि इस देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे युवाओं की ये एक अच्छी खासी जनसंख्या है। यदि इस भाग को देखें हम तो युवाओं की अच्छी खासी जनसंख्या है। ये हम इस पिरामिड से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। ये पिरामिड बेसिकली हमारे देश की स्थिति को भी दर्शाता है। हमारे देश में लगभग ऐसा ही पिरामिड है, हमारे देश में लगभग ऐसा ही पिरामिड है। लेकिन यदि हम एक जापान देश की पिरामिड की बात करें, जापान देश में जो पिरामिड होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जापान देश या ब्रिटेन में देख सकते हैं। ये कम कर देते हैं, चलो यहाँ पर। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उन देशों की जन्म दर कम है, उन देशों की जन्म दर कम है, लेकिन जन्म दर कम होने की वजह से वहाँ के लोगों का वहाँ के जो युवा भी कम है। लेकिन वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी और उच्च होने के कारण वहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस पिरामिड से हम यही दर्शाना चाह रहे थे कि वहाँ पर जन्म दर कम होने के बावजूद भी वहाँ के जो पिरामिड है वो नीचे से थोड़ा संकरा होता है, लेकिन ऊपर से चौड़ा होता है। और जापान देश का, ब्रिटेन जैसे देशों का जो पिरामिड होता है वो नीचे से संकरा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है। लेकिन जैसे हमारे विकासशील देश के जैसा होता है, जैसे भारत हमारा, तो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से संकरा होता जाता है। तो आज हमने जाना मानव संसाधन के बारे में।